गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज की ये छठी क्लास है और अब तक हमने 5 क्लासेस में 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी ये पहली क्लास है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहली क्लास से आप देखना शुरू करिए। पिछले वीक में हमने ऑलरेडी 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है जो पिछले कुछ सालों के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पिछले कुछ सालों के पेपर में आए हुए थे, तो उनको हमने पहले समझा विद मीनिंग, पिक्चर, एग्जाम्पल के थ्रू। एंड उसके बाद में हमने हर क्लास में जैसे कि क्विज करते हैं वो क्विज भी करी है और सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर्स बता रहे हैं कमेंट करके। ये बहुत ही अच्छी बात है, उससे आपका थोड़ा सा लगाव बढ़ रहा है। और हर रोज की तरह अभी भी आज के इस क्लास के बाद भी प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि अपनी फेवरेट ईडियम जरूर लिखें कमेंट में। सभी लोगों से ये अपील है, फेवरेट ईडियम जरूर लिखें कमेंट में। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप जो फेवरेट ईडियम लिख रहे हैं ना, वो फेवरेट ईडियम आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना शुरू कर सकते हैं। इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रोथ होगी। बस यही लॉजिक था इसका, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैं फेवरेट इडियम एंड फ्रेजेस लिखवा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड पहला वर्ड है आज, यानी पहली इडियम है 51 नंबर, एक्लोसिव। बाल बाल बचना होता है इसका मतलब। ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर। देखिए ये आप यहाँ पर ये जो भी है बॉम्ब गिरा हुआ है और इससे ये बाल बाल बचा। अगर इस पे पैर रख देता, कुछ हो जाता, तो ये मतलब डिजास्टर होने का, या यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंजर था, बाल बाल बच गया यहाँ से। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं हम। यूनाइटेड हैड अ क्लोज सेव व्हेन लिवरपूल ऑलमोस्ट स्कोर्ड। सेंटेंस का मतलब मैं समझा देता हूं कि यूनाइटेड की टीम बाल बाल बच गई क्योंकि लिवरपूल ने लगभग उतना स्कोर कर ही लिया था। हालांकि लिवरपूल ही हारी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड बाल बाल बच गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस अ क्लोज सेव से इतना ब्यूटीफाई हो गया है कि आप डायरेक्टली अगर ट्रांसलेट करेंगे तो यू विल नेवर गेट द राइट राइट मीनिंग। तो आप ये समझ पाए होंगे कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस होती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। यूरोप के लोग बहुत ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं। जब आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, you can't get the meaning because they use most of the cases they use all the phrasal verbs, they use all the sayings and proverbs, and all the conversations goes through the idioms and phrases. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो उनकी जो भाषा है, उनकी जो नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होती हैं अपनी भाषा में। जैसे हम भी हमारी भाषा हिंदी में काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। हम भी बहुत सारे व्यंग करते हैं हिंदी में। जब हम बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। जब हम बोलते हैं कि किसी को कि आप बहुत कातिल लग रहे हो, तो ये वास्तव में अगर ट्रांसलेट करेगा यूरोप का आदमी तो वो कहेगा कि ही इज़ अ मर्डरर, बट हम यहाँ पे उसका मतलब कुछ और भी समझ जाते हैं। तो वही बातें होती हैं कि इडियम्स फ्रेजेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई बनाती हैं सेंटेंसेस को। तो आप इन बातों को समझते रहिए और इन पे काम करते रहिए। डेली अपनी एक फेवरेट इडियम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिए। ठीक है, उससे आप कम से कम एक इडियम को तो डे टू डे लाइफ में आप शामिल कर ही लोगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन द टीथ ऑफ समथिंग, के बावजूद होता है इसका मतलब किसी भी चीज के विरुद्ध काम करना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये करना है बट नहीं, उसके बावजूद आप उल्टा काम करोगे। जैसे एक पहला इसका जो मीनिंग है वो देखते हैं, डायरेक्टली अगेंस्ट। ये होता है विंड के अगेंस्ट। विंड मतलब तेज हवा या हवा के अगेंस्ट। तो देखिए यहाँ पर इन द टीथ ऑफ द गेल वी सेट ऑफ फॉर द फार्म। इन द टीथ ऑफ द गेल, गेल का मतलब होता है GALE का मतलब होता है आंधी। बहुत तेज जो विंड चलती है उसको बोलते हैं आंधी। गेल होता है, न्यू वर्ड है तो पेपर पे लिखिए। इसी तरीके से वोकैब को हम इनहेंस करते हैं कि जो भी नया वर्ड आ जाए उसको हम अपने एक नोटबुक बनाएं और उसमें लिखें। ठीक है, और समय पर हम उसका रिवीजन कर लें। 2-4 बार के रिवीजन के बाद में कभी भी हमें ये परेशानी नहीं आएगी कि हमने क्या बोला और क्या हमने मतलब सीखा है कुछ दिनों में। तो इन द टीथ ऑफ गेल वी सेट ऑफ फॉर द फार्म का मतलब होता है कि बहुत तेज आंधी आने के बावजूद भी मैं फार्म मतलब खेत के लिए निकल पड़ा। सेट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है निकलना, मतलब जाना कहीं। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन और डिफिकल्टी में, इसको क्या बोलते हैं? इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद का ही जो मीनिंग होता है। इन स्पाइट ऑफ इंग्लिश वर्जन है तो उसी को कहते हैं इन द टीथ ऑफ समथिंग। मतलब इन स्पाइट ऑफ की जगह भी यूज कर सकते हैं। वास्तव में मैं आपको बताऊं तो इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है एक प्रेपोजिशन की तरह यूज किया जा सकता है इसको। आई होप अब और ज्यादा क्लियर हो पाया होगा आपको।
The firm has expanded its building contracting division in the teeth of recession. फर्म ने अपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग डिवीजन को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है, हालांकि रिसेशन यानी मंदी चल रही है। देखो मंदी में भी वो अपनी जो फर्म है उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, किसी एक डिवीजन को, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वाले को, तो उसको कहते हैं उसको ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा करना। बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एट सी, उलझन में, परेशान, कंफ्यूज्ड। ये देखो कंप्यूटर के सामने बिल्कुल कंफ्यूज है, इसको समझ नहीं आ रहा कौन सी एप्लीकेशन कैसे काम करेगी। लेट्स सी इन द सेंटेंस, आई एम ऑल एट सी विद द न्यू कंप्यूटर सिस्टम। I am completely at sea with the new computer system। इसका मतलब ये है कि नए कंप्यूटर सिस्टम के साथ मैं पूरी तरह से उलझन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। नेक्स्ट इन द 54, अबव बोर्ड, इसका मतलब होता है निष्कपट, बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीगल एंड ऑनेस्ट, in a legal and honest way। above board is my favorite for the day। ठीक है, आप अपनी फेवरेट कमेंट में लिखने वाले हैं। legal and honest, in a legal and honest way। जब भी ऑनेस्टी की बात हो, कोई भी डील, कोई भी मतलब काम जो ऑनेस्टी के साथ किया गया है उसको बोलते हैं अबव बोर्ड। सच्चा जो होता है, निष्कपट, जिसमें कपट नहीं है, उसको बोलते हैं अबव बोर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो डील हो रही है दोनों लोगों के बीच, दोनों बिजनेसमैन के बीच, ये बिल्कुल अबव बोर्ड यानी एकदम सच्ची है। डोंट वरी द डील वॉज कम्प्लीटली अबव बोर्ड, मतलब डील, चिंता मत करो, जो डील हुई है वो एकदम सच्ची और निष्कपट है। इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस का। मेक ऑफ का मतलब होता है भागना, टू हरी अवे, स्पेशली इन ऑर्डर टू एस्केप, बचने के लिए जो भागा जाता है ना, कोई कांड करके भाग रहा है तो उसी को कहते हैं मेक ऑफ। देखिए यहाँ पे पिक्चर सब कुछ बता देगी आपको। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे चोरों को पिटते देखते हुए। चलिए एक सेंटेंस में यूज करते हैं, द थीव्स मेड ऑफ इन अ स्टोलन कार। एक जो चोर है, सॉरी द थीव्स, थीव मतलब यहाँ पे जो चोर हैं वो भाग गए एक चोरी की कार लेके, उसके साथ ही भाग गए हैं वो बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, परमानेंटली। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये बैग बगेज के साथ कहीं निकल रहा है, एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। दिस टाइम शी इज लिविंग फॉर गुड, मतलब ये हुआ शी विल नेवर रिटर्न। ठीक है, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ से आज यहाँ से जाऊं और दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, और फिर अगले, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अगले मेरे जीवन के जितने भी दिन हैं मैं दिल्ली में बिताऊंगा, यहाँ नहीं आऊंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ आई एम लीविंग कोटपुतली फॉर द गुड, फॉर गुड, सॉरी। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ को छोड़ चुका हूँ, ऐसा मतलब सोच सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए एक बार, फॉल फ्लैट, असफल होना। इफ अ जोक, a story or an event falls flat, it completely fails to make people laugh or to have the effect that was intended। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई एक कॉमेडियन है, मान लो कॉमेडी करना चाह रहा है और उसने खूब सारा प्रयास किया, बट ऑडियंस को किसी को हंसी नहीं आई, मतलब उसने जो भी करना चाहा वो उसमें सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको कहते हैं फॉल फ्लैट। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं ये पिक्चर के साथ, ऑल हिज एफर्ट्स टू इम्प्रेस हिज बॉस फेल फ्लैट। इसका मतलब ये हुआ जितने भी उसके प्रयास किए गए थे इम्प्रेस करने के लिए, बॉस को इम्प्रेस करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए थे वो सारे के सारे असफल हो गए। समझे बात, फॉल फ्लैट। नेक्स्ट पे चलते हैं, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब होता है एक साथ कई कामों में शामिल होना, बहुत सारे कामों में उलझा हुआ होना एक साथ ही। ठीक है, एक आदमी है जो पढ़ाता भी है, दूसरा वो घर पे बहुत सारे और भी कई बिजनेस कर रहा है, कभी नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाता है, कभी मतलब और कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। तो वो एक आदमी जो बहुत सारे कामों में उलझा हुआ है उसको कहते हैं हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। जैसे टू बी इन्वॉल्व्ड विद मैनी एक्टिविटीज और जॉब्स at the same time, or to make certain that there are always several possibilities available। ये देखो बहुत सारे कामों में उलझी हुई है, अभी कंप्यूटर पे काम कर रही है, उधर इसके दिमाग में चल रहा है कि ईमेल्स करने हैं, मैसेज करने, सोशल मीडिया पे जाना है, बुक्स भी पढ़नी है, कुछ और कहीं कुछ करना है, मतलब बहुत सारे कामों में उलझी हुई होना। if that job application doesn't work out, I've got a couple
मोर आयरन्स इन द फायर। सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको समझा दूं क्या कह रहा है। वो कोई एक बंदा या कोई भी एक जॉब एप्लीकेंट ये कह रहा है, उसने कहीं जॉब पे एप्लीकेशंस दी हुई है। अब वो सोच रहा है कि अगर ये जॉब एप्लीकेशन डजंट वर्क, मतलब यहां से अगर कोई भी ऑफर नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव कपल मोर आयरन्स इन द फायर, मतलब मेरे पास और कुछ एक्टिविटीज है, मैं उनसे काम चला लूंगा। अगर यहाँ से प्रपोजल, यहाँ से मतलब अगर ऑफर लेटर नहीं मिला तो कहीं पे जॉब एप्लीकेशन करने के बाद ऐसा जॉब एप्लीकेंट समझता है। इस सेंटेंस को मैं आपको समझा दूं, इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए इडियम का मीनिंग। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर देखते हैं। टू डाई इन हार्नेस, ये भी बहुत ही अच्छी इडियम है। इसका एक दूसरा भी तरीके से बोला जा सकता है इसको, टू डाई विद बूट्स ऑन। बूट्स ऑन का मतलब जब जूते पहने हुए ही मरना, इसका मतलब काम करते हुए मरना, ठीक है। टू डाई इन हार्नेस का मतलब भी वही होता है, काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। डाई बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले जो मरते हैं उसको कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। एक पिक्चर दिखाऊंगा, बताना किन की है ये पिक्चर, है ना। ये बहुत ही भारत के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले एक अच्छे पॉलिटिशियन थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और ही डाइड इन हार्नेस ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में कौन है ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। शी डजंट वॉन्ट टू रिटायर, शीड रादर डाई इन हार्नेस। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वह कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहती, ठीक है। वह तो मरना चाहती है जॉब के साथ, मतलब काम करते हुए मरना चाहती है, मतलब वो कभी भी बैठना नहीं चाहती, इसका मतलब ये हुआ। सो आज की लास्ट वर्ड है बट मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है अपना अपराध स्वीकार करना। टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग, मेक अ क्लीन कर देना, ब्रेस्ट ऑफ अपना मतलब जो भी अपराध था उसको स्वीकार कर लेना। टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग इसको कहते हैं। जैसे मान लो अब ये नीचे आपको दो व्यक्ति दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा। छोटे वाले ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जब बड़े वाले ने इस लेंस से देखा कि क्या किया है इसने, ठीक है। इस तरीके से जूलिया फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिटेड दैट शी हैड स्टोलन द मनी। सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। जूलिया ने फाइनली ये मान लिया है कि उससे गलती हुई है एंड एक्चुअली उसी ने ये जो भी मनी थी वो चुराई थी, ठीक है, पैसे चुराए थे। चलिए अब आगे हम क्विज कर लेते हैं आज। क्विज नंबर 6, पहला क्विज है। एज the flood waters hit the coastal village, several families had a close save. आंसर करिए। To have no livelihood, a narrow escape, nothing to eat, to lose all possessions. Choose the right answer and let me show you the answer now. बहुत अच्छे से सीखे हैं क्लोज सेव क्या मतलब होता है। नैरो एस्केप होता है, बाल बाल बच गए। हालांकि वहां पे फ्लड वाटर्स आया था, बहुत छू गया था कोस्टल एरियाज को, ठीक है, बट बहुत सारी फैमिली जो है वो बाल बाल बच गई। इसका मतलब ये था सेंटेंस का। नेक्स्ट देखते हैं। द abrogation of Article 370 was achieved in the teeth of tough resistance. सेंटेंस बहुत ही दमदार है। 370 का अनुच्छेद का जो कानून बना था वो एक तरीके से बहुत ही कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था उसको। इस तरीके से इसका कोई मीनिंग निकल सकता है। इन द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, इन कोलैबोरेशन विद, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका आप बताइए। इन द टीथ ऑफ टफ रेसिस्टेंस, ठीक है। आइडिया लगा और आप अपना ऑप्शन चूज करिए, मैं दिखाता हूं आपको ऑप्शन। इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज कंप्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न्ड मनी, इन शॉक, कंफ्यूज्ड, श्योर, कमिटेड। चेक मार्क द आंसर। एट सी का मतलब क्या होता है? आपको कुछ याद आ रहा होगा। एक पिक्चर थी कंप्यूटर के सामने कुछ ऐसे, हाँ ठीक है। लेट मी शो यू द आंसर। कंफ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स you will not be able to win the trust of your clients. Smart and deceptive, honest and frank, bold and reckless, exceptionally talented. So which one is the answer? Okay, write down on your paper. Let me show you the answer is honest and frank. मैं आपको बता दूं स्मार्ट एंड डिसेप्टिव का मतलब समझिए। स्मार्ट का तो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है एक तरीके से कपटी आदमी,
ठीक है, डिसेप्टिव है वो, ठीक है, ही इज डिसेप्टिव, शी इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है कि डिसेप्टिव मतलब एक तरीके से कपट वाला व्यक्ति, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑनेस्ट की बात की गई है। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। The thieves made off with all the cash and jewelry in the house। ये ज्वेलरी नहीं होता है, ध्यान रखना, इट्स कॉल्ड ज्वेलरी, प्रोनाउंसिएशन इज ज्वेलरी, ज्वेलरी पढ़ेंगे इसको। in the house, squandered, run away with, discovered and transferred। made off का मतलब आपको पता होगा, बहुत ही अच्छा पिक्चर आपने देखा था, एक पुलिस वाला पीछे पड़ा हुआ था किसी के, तो राइट आंसर करिए। ओके, run away with, the second option is correct one। And now 56 number, my brother has decided to settle in Mumbai for good, the better income, for new opportunities, for a while, forever। for good का मतलब होगा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होगा, या कुछ good examples हमने लिए थे। So now choose the right answer and then I'll show you the answer is forever, right? In spite of high sounding words, his speech fell flat on the audience। In spite of high sounding words, the speech fell flat on the audience। fell flat जो idiom है, इसका आपको मीनिंग्स इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना है। failed to make an impact, impressed a lot, appealed to the sentiments of the audience, could not be heard clearly। So which one is the right answer? Choose the right answer please। Okay, so let me show you the answer is failed to make an impact। कोई impact नहीं पड़ा ना ऑडियंस पे, तभी तो कहते हैं fell flat। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Simran was under tremendous stress because she had too many irons in the fire। Simran was under tremendous stress because she had too many irons in the fire। Now choose the right answer। She had made a lot of risk investments, she was suffering from many ailments, she was involved in many activities, she had too many clothes to iron। Okay, देखिए आप जब भी इस तरीके के इडियम्स देखें तो उनको थोड़ा सा समझना, एक दो बार जब आप रीड करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बट आप बहुत अच्छे से इनको तैयार कर पाएंगे। आप खुद देखिए कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो कुछ होगा नहीं इसका, तो आपको पता था टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या होता है, आपने राइट आंसर कर लिया होगा। मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे, शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज होगा, जब बहुत सारी एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व हो जाता है और उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो तो उसी को कहा जाता है हैड टू मेनी आयरन्स इन द फायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एज्ड मैन प्रेफर्ड टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रेस्टेड लाइफ। एज्ड मैन, द एज्ड मैन का मतलब एक वृद्ध आदमी जो होता है वो चाहता है कि वो काम करते हुए मरे, बजाय एक जंग लगी हुई जिंदगी, जो मतलब बिल्कुल एकदम खाट पे पड़े हुए नहीं मरना चाहता कोई भी। एक एज्ड व्यक्ति चाहता है कि वो चलते चलते मरे, यानी काम करते हुए मरे, ठीक है। तो इसका अब आप 4 ऑप्शंस में से एक ढूंढकर आप आंसर बताएंगे। टू कीप वंस बिलोंगिंग सेफ, टू लिव इन परपेचुअल स्लेवरी, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, to lead a life of comfort। So which one is the right answer? Choose the right answer। Let me show you the answer is third, to continue occupation till death। जब तक उसका डेथ होगा तब तक वो काम करता रहे, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। और इसका अदर जो एक और था टू डाई विद बूट्स ऑन, ये भी उसी के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आज की। द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, कन्फेस्ड हिज क्राइम, took off his shirt, blamed his companion, asked for a fresh shirt। So which one is the answer? Made a clean breast of it during द इंक्वायरी। आप समझ पाए होंगे इसका क्या मतलब होगा। चूज करो आप आंसर, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। कन्फेस्ड हिज क्राइम आएगा आंसर, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है अपने क्राइम को। तो इस तरीके से आज भी 10 इडियम्स हमने कर लिए हैं और वी ऑलरेडी हैव कवर्ड 60 इडियम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से चलते रहेंगे और हम लगभग 1000 इडियम्स का हम करने का है हमारा 1 by 1 क्लास हम कर लेंगे इन एवरी डे। अभी तो 10 चल रही है, शायद हो सकता है फ्यूचर में हम 20 पे जाएं या 30 पे जाएं या 50 पे भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं और आपको कितना जल्दी करना है।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।